नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की इस क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान करंट अफेयर्स जो राजस्थान की आरएस भर्ती परीक्षा से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तमाम भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ये करंट अफेयर्स की क्लास आप सबके लिए आयोजित की जा रही है। तो अब सीधे बात करते हैं मुद्दे की और जानते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जानने लायक हैं। तो देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की जैसा हम अक्सर बात करते हैं, आज एक बार फिर आप सबके साथ लेकर हाजिर हुआ हूं मैं। और यहाँ पर राजस्थान के तमाम जिलों से लेकर के मैंने गढ़ किले, प्राकृतिक सौंदर्य की सारी जो बातचीत है वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे हमेशा की जो घटनाएं हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। वैसा ही राजस्थान के बारे में, ये राजस्थान के धोरों की धरती का चित्र आपके सामने है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट विषय जो पिछले 2-3 दिन में चर्चा में आया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जल संचयन जो अभियान राजस्थान के अंदर चलाया जन भागीदारी से, वो राजस्थान सरकार की ही और लोगों को अपने साथ लेकर चलाई गई एक अभिनव पहल है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है जल संचयन जन भागीदारी है। संवाद कार्यक्रम का आयोजन 15 जनवरी 2025 को राजस्थान में किया गया। इसके लिए कर्म भूमि से मातृभूमि, क्या है? कर्म भूमि से, कर्म भूमि से मातृभूमि, मातृभूमि, ये एक अभियान जो है वो राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत जो है वो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के द्वारा सूरत से हालांकि की गई थी अक्टूबर में। कहां पर? अक्टूबर 2024 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इस अभियान के तहत जो है वो अभी 200 लोगों को क्या किया जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में उनसे बातचीत करके अपने गृह जिले में जो भी जल संचयन के क्षेत्र हैं उनको और ज्यादा अच्छे से विकसित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो अब यही लिखा है इसमें, जल संचयन जन भागीदारी से इस विषय पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन जो है वो 15 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर क्या किया गया, आयोजित किया गया। इसके अलावा सांगानेर जयपुर, कहां पर? सांगानेर जयपुर के अंदर भी यह कार्यक्रम जो है वो क्या किया गया, रखा गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, जिनकी देखरेख में भी ऐसा सब हुआ था। तो इनके द्वारा यह जो पूरा प्रोग्राम है वो तैयार किया गया था और 200 उद्यमियों से उन्होंने बातचीत की। राजस्थान के हर जिले से जो ऐसे काम करने वाले, ऐसे धनवान, ऐसे भामाशाह जो हैं, इनसे आर्थिक सहायता ली जाएगी और जल संचय के क्षेत्र में काम आने वाली तमाम प्रकार की चीजों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। उसके बाद उनकी व्यवस्था की जाएगी और सरकार इसके लिए अलग अलग प्रकार के काम कर रही है। तो यह सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के लिए कार्यों के भूमि पूजन करके उनका शुभारंभ जो है वो किया गया। विधानसभा क्षेत्र के वर्षा जल संचयन के कार्यों का भी उन्होंने क्या किया, शुभारंभ इस समय किया। इसके साथ साथ अगली बातचीत में देखते हैं क्या है लिखा हुआ एकदम साफ शब्दों में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है, ये CR पाटिल ने अक्टूबर के महीने में सूरत से क्या किया था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो देश में जल संचयन जन भागीदारी का प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। गुजरात सहित पूरे दूसरे राज्यों में भी रह रहे राजस्थानी व्यवसायी जो है उनको CR पाटिल के द्वारा जो है वो बुलाया गया और उनसे बातचीत भी की गई। सीधी सीधी बात है, जितने भी व्यवसायी भामाशाह हैं उनसे धन एकत्रित करके उनके गृह जिले के अंदर जो है वो जल संचयन की संरचना बनाना है। क्या है? जल संचयन, जल संचयन संरचनाओं का क्या करना है, संचयन संरचना, संरचनाओं का निर्माण करना है, संरचनाओं का निर्माण, ये कार्य जो है वो करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके द्वारा राजस्थान में अपने अपने गृह जिले में जल संचयन कार्य से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। स्थानीय भामाशाहों के साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का भी क्या किया जा रहा है, निर्माण इसमें किया जा रहा है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन के द्वारा भूमि का जो जल स्तर है उसकी गिरावट जो हो रही है उसमें क्या करना है, सुधार करना है। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको पहले सूजे सी बुलेटिन में बता चुका हूं, यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा लेकिन फिर भी थोड़ी बातें रिवाइज कर देता हूं। ये अभियान राजस्थान के जो जिले हैं, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू और जयपुर है, इन जिलों में सबसे पहले शुरू किया गया और अन्य जिलों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। राजस्थान की 216 ग्राम पंचायत समितियां ऐसी है जो अभी हाल ही में क्या आ चुकी है, अत्यधिक जो है वो इनकी भूजल पर निर्भरता है, इसलिए
इनकी 72% जो अतिदोहित श्रेणी में आ गए हैं ये भाग, यानी 216 पंचायत समितियां ऐसी है राजस्थान के अंदर जो अतिदोहित भूमि जल जो है, भूजल का अतिदोहन की वजह से वो इस श्रेणी में शामिल हो चुकी है। अभियान से भूजल स्तर में गिरावट रोकने के साथ साथ घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता क्या करना है, सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ इस अभियान में पर्यावरण अनुकूल रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं से व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल और भाप बनकर उड़ जाने वाले सतही जल की एक एक बूंद का संचयन करना, संग्रहण करना और पुनर्भरण, संचयन भी होगा, संग्रहण भी होगा और पुनर्भरण जो है इस पर भी उसमें क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, अब इस पे सवाल देखते हैं। मातृभूमि से कर्म भूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल प्रदूषण को कम करना नहीं है, जल संचयन के द्वारा भूजल स्तर की गिरावट को क्या करना है, रोकना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जल संचयन जन भागीदारी संवाद कार्यक्रम 15 जनवरी 2025 जो है इसको कहां आयोजित किया जाएगा? तो 15 जनवरी को सांगानेर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। कहां पर? सांगानेर जयपुर के अंदर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया गया। तो इसको भी समझना है, सांगानेर जयपुर। देखिए सूरत में तो कहां पर किया गया था? अक्टूबर 2024 में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का आयोजन यहां से किया गया था। राजस्थान के जो जिले हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी हाल ही में जयपुर के सांगानेर में जल संचयन पर जन भागीदारी संवाद कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। सिरोही जिलों में भी नहीं, नई दिल्ली में भी आयोजन नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर जो है वो देखिए। इस अभियान में वर्षा जल संचयन के लिए कौन सी संरचना जो है ये बनाई जा रही है? तो रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का क्या किया जा रहा है, निर्माण। रिचार्ज संरचनाओं का मतलब ऐसी संरचना जिनमें जल संचयन अभियान जो है इसको और ज्यादा क्या दी जा सकती है, गति दी जा सकती है, और रिचार्ज सॉफ्ट संरचना जो है इनका निर्माण उसमें किया जा सकता है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो इसी अभियान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस अभियान में किस क्षेत्र को शामिल किया गया है? राजस्थान को, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को। अभी हाल ही में जो है सिर्फ राजस्थान जो है, इस राजस्थान में को लेकर राजस्थान की अपनी योजना है ये वाली, तो राजस्थान में ऐसा किया गया है, बाकी स्टेट को इसमें अभी शामिल नहीं किया गया। तो राजस्थान इसका सही जवाब है। सीधी सी बात बता देता हूं, राजस्थान के जो प्रवासी जो हैं, जो प्रवासी राजस्थानी हैं, प्रवासी राजस्थानी, उन सबको जोड़कर जन भागीदारी के द्वारा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण उनके गृह जिलों में करना है। तो राजस्थान इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं क्या है। आराम से शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो उन सब के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट है। अभियान की शुरुआत में किन जिलों को क्या किया गया, जोड़ा गया? तो इसके अंदर राजस्थान का सिरोही जिला जोड़ा गया, सिरोही। इसके अलावा इसमें पाली जोड़ा गया, पाली। इसके अलावा इसमें जोधपुर जो है वो भी शामिल किया गया। जोधपुर के अलावा भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा, इसको शामिल किया गया। भीलवाड़ा के साथ साथ झुंझुनू जो जिला है, झुंझुनू, उसको और जयपुर को, ये तमाम जिले, जयपुर है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, जोधपुर है, पाली है और सिरोही है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 टोटल जिले हैं जो इस अभियान के तहत सबसे पहले जुड़े। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का किस मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ नहीं किया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। कौन से मंत्री? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो है कौन है? सी आर पाटिल है, उनके द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। भजनलाल शर्मा जी जो है वो भी इस समय उपस्थित रहे, अशोक गहलोत नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल के द्वारा अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में कहां से? सूरत से इस अभियान को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, आपको सब बातें रट ही जाएगी, अगर रेगुलर आप रहोगे तो सब याद हो जाएगा। अभियान में पर्यावरण अनुकूलन रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं से क्या किया जाएगा? ठीक है, अभियान से मैं ये भी आपके लिए प्लान बना रहा हूं कि प्रत्येक संडे को आपको रिवीजन क्लास भी मैं उपलब्ध करा पाऊं। तो रिवीजन क्लास भी मैं कोशिश करूंगा आने वाले संडे को आपका सप्ताह भर का रिवीजन भी उसमें हो जाए। तो अभियान में पर्यावरण अनुकूलन रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं से किया जाएगा। अभियान में पर्यावरण अनुकूल रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं से क्या किया जाएगा? जल की अधिकता बढ़ाई जाएगी, वर्षा जल संचयन, संग्रहण और पुनर्भरण होगा। यानी 3 बातें मैंने बताई थी, वर्षा जल का संचयन भी किया जाएगा, उसका संग्रहण भी होगा और उनको पुनर्भरण भी जो है वो किया जाएगा।
किस अभियान के तहत जल संचयन की पहल की जा रही है? तो यहाँ पर है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जो है वो ऐसा किया जा रहा है। सारी डिटेल मैंने इस अभियान के बारे में आपको समझा दी है। चलिए नेक्स्ट बात है, कितनी पंचायत समितियां अति दोहित श्रेणी में है जिनमें भूजल की गुणवत्ता भी खराब हो गई है? तो मैंने कहा था 216 पंचायत समितियां ऐसी है, पंचायत समितियां ऐसी है जहां पर क्या हो चुका है, यहां पर 72% या 70% से अधिक भाग जो है वो अति दोहित क्षेत्र के अंतर्गत आ चुका है। अति दोहित क्षेत्र के अंतर्गत, अति दोहित क्षेत्र के अंतर्गत उसे क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। ठीक बात है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से क्या सुनिश्चित किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन की रक्षा, भूजल स्तर में गिरावट की रोकथाम और जल की उपलब्धता को सुनिश्चित इससे किया जाएगा। भूजल स्तर में गिरावट की रोकथाम और जल की उपलब्धता जो है इसको क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा आपको समझना है। ठीक है सर, समझ गए हम लोग ये बात। अगला है आपके बाद में पंचभद्रा रिफाइनरी। एक टॉपिक मैंने पूरा कवर आपको करवा दिया है। राजस्थान में जल संचय के लिए एक अभियान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत जन संवाद कार्यक्रम जो है वो जयपुर के सांगानेर में 15 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। लेकिन कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है वो मूलतः जो शुरू किया गया था वो आपको याद रखना है। वो शुरू कब किया गया था सर? तो ये अभियान मूलतः अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था सूरत से, जिसमें राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया था। अगला सवाल आपके सामने देखिए, पचभद्रा रिफाइनरी के बारे में क्या मामला आपको दिया गया है। पचभद्रा रिफाइनरी राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति अभी हाल ही में दी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर क्षेत्र के पचभद्रा में, कहां पर, पंचभद्रा जो है, यहां पर जो रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है उसके लिए भूमि आवंटन का कार्य जो है वो भजनलाल जी शर्मा की सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसके लिए उन्होंने रीको को भूमि आवंटन किया है। राजस्थान पेट्रो जोन जो है इसके लिए और औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए किसको भूमि दी है? रीको को भूमि दी है। इसके अलावा राजस्थान में सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है उसको सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी और चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना के लिए भूमि आवंटन का कार्य भी किया है। यानी राजस्थान पेट्रो जोन, औद्योगिक क्षेत्र और सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो लिमिटेड है उसको सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए और चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना के लिए, इन इतने कामों के लिए भूमि आवंटन का कार्य अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अब आपको ये देखना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस उद्देश्य से भूमि आवंटन की स्वीकृति अभी हाल ही में दी है। तो मैंने बता दिया है, एक तो आपके यहाँ पर क्या करना है, औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना है। रीको औद्योगिक क्षेत्र बना रहा है, उस औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रीको को भूमि दी है। किसको दी है? रीको को भूमि आवंटन का कार्य जो है वो किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के लिए और पेयजल परियोजनाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए, इन सब कामों के लिए अभी हाल ही में भूमि आवंटन का कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान पेट्रो जोन के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति किसे दी है? तो मैंने बता दिया, रीको को यह है भूमि आवंटन का कार्य जो है वो सौंप दिया गया है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? रीको है, जिसको पेट्रो जोन बनाने के लिए राजस्थान में इसके लिए उसको भूमि आवंटन का कार्य दिया गया है। देखिए, एक राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है इसको सोलर पार्क निर्माण के लिए, इसके लिए सोलर पार्क जो है इसकी स्थापना के लिए, सोलर पार्क की स्थापना जो है वो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो ये भी सवाल याद रखना, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को यह कार्य सौंपा गया। इसके द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र में? जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है नाचना। यहां पर जो है नाचना के अंदर एक 2000 मेगावाट का, कितना मेगावाट का? 2000 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है उसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? अभी हाल ही में 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। चंबल नदी प्राधिकरण है, पेयजल परियोजनाओं के लिए इसको, पेयजल परियोजना के लिए, पेयजल परियोजना के लिए इसे क्या सौंपा गया है? जल सौंपा गया है। पेयजल परियोजना हेतु इसे जल जो है वो उपलब्ध करवाया गया है, ऐसा आपको समझना है। ठीक बात है ये तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए। अगला सवाल है, किस परियोजना के लिए श्री शर्मा ने भूमि आवंटन को स्वीकृति दी है? किस परियोजना के लिए श्री शर्मा ने भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है? तो देखिए,
सोलर पार्क के निर्माण के लिए दिए, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण के लिए दिए और पेयजल परियोजनाओं के लिए दिए। इन तीनों के लिए भूमि आवंटन किया है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। ये सवाल इंपोर्टेंट है, भूमि कितनी दी वो इंपोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रख लेना। हालांकि 31 हेक्टेयर भूमि उनको प्रदान की गई है, लेकिन आपको याद रखना है भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का कार्य किया गया है। तो रिको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थापित होगा? मूल सवाल सुन लो, रिको के द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थापित होगा? तो भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 31 हेक्टेयर भूमि जो है वो इनको आवंटित की गई है। ठीक है सर। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है, ये अपना क्या करेगी? सोलर पार्क लगाएगी। ध्यान रखना, सोलर पार्क लगाएगी। लेकिन ये सोलर पार्क कहां लगाएगी? राजस्थान के जैसलमेर के नाचना में। जैसलमेर के कहां पर साहब? नाचना के अंदर। और नाचना में कितने मेगावाट का लगाया जाएगा? तो 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट यहां पर लगाया जाएगा। ठीक बात है सर। राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है, इसके लिए 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर भूमि? तो 3 हेक्टेयर भूमि इसके लिए क्या की गई है? आवंटित की गई है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है कि भूमि कितनी दी। सवाल जो मूलतः है वो ये है कि किसको सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का कार्य राजस्थान में किया है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट एजेंसी या कंपनी जो उसको दिया है। ये सोलर प्रोजेक्ट कहां स्थापित होगा? तो मैंने बता दिया, जैसलमेर जिले तहसील के नाचना के बोढ़ाना गांव में। अगर गांव भी पूछ ले, हालांकि बड़े एग्जाम में नहीं पूछेगा गांव, छोटे एग्जामों में पूछ सकता है। तो बोढ़ाना जो है, यहां पर इस 2000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट की क्या की जाएगी या पार्क की स्थापना की जाएगी। ये 2000 मेगावाट क्षमता का होगा, ऐसा आपको समझना है। ठीक बात है सर। इसके बाद में राजस्थान के जिलों के साथ साथ अब राजस्थान की पुलिस की भी सूरत बदल चुकी है। हालांकि जैसा कि पता होगा आप लोगों को, राजस्थान की 3 पुलिस रेंज जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। उनके अब रेंज का जो मुख्यालय है वो भी बदल चुका है। जैसे ही जिलों की तस्वीर बदली थी, जो नए जिले पिछले पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाए गए थे, उन जिलों की को हटाने के बाद जो है वो सरकार ने फैसला कर दिया उनकी रेंज भी बदलने का। तो अब रेंज में क्या बदलाव हुआ है जरा देखिएगा। फिर बदली राजस्थान की तस्वीर, 7 पुलिस रेंज बना प्रदेश। 1.5 महीने बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। यानी पहले 9 रेंज हुआ करती थी राजस्थान पुलिस के अंदर, अब कितनी रेंज हो चुकी है? 7 रेंज जो है वो राजस्थान पुलिस के अंदर हो चुकी है। 9 रेंज से कितनी रेंज हो गई है? 7 रेंज की क्या हो चुकी है आपकी? 7 रेंज की हो चुकी है राजस्थान पुलिस। तो पहले 9 रेंज हुआ करती थी, अब 7 रेंज हो चुकी है। इनमें से 3 जो है, कौन कौन सी रेंज जो है जिनको अभी हाल ही में खत्म कर दिया गया? 9 नहीं, हालांकि 10 हुआ करती, सॉरी, क्योंकि 3 को खत्म किया गया है। जिसमें एक कौन सी है? पाली है आपकी, पाली है। एक इसके अलावा बांसवाड़ा है और एक इसके अलावा सीकर है। इन 3 पुलिस रेंज को क्या कर दिया गया है? यानी पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ये पुलिस रेंज अब समाप्त कर दी गई है। अब जयपुर और जोधपुर रेंज में सबसे ज्यादा जो है वो जिले शामिल होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जिले किस रेंज में आएंगे? तो एक जोधपुर रेंज में आएंगे और एक जयपुर रेंज में आएंगे। 14 जनवरी को गृह विभाग ने ये राजस्थान में रेंज को लेकर के पुलिस जिला बदलने के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। देखिए अजमेर जो रेंज है उसमें कौन कौन से आएंगे? अब 7 ही रेंज रहेगी। अजमेर रेंज, बीकानेर रेंज, भरतपुर रेंज, जयपुर रेंज, जोधपुर रेंज, कोटा रेंज और उदयपुर रेंज। याद कर लीजिएगा, अजमेर है, बीकानेर है, भरतपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और उदयपुर है। ठीक है, एबीसीडी से चलोगे तो ए पर 1 है, बी पर 2 है, जे पर 1 है, जोधपुर जो पर है, के पर है और यू पर है। इन सबको याद कर लीजिएगा। और देखिएगा अजमेर रेंज के अंदर 6 जिले आएंगे। इसके अलावा बीका रेंज में 4 जिले आएंगे। फिर आपका भरतपुर रेंज के अंदर 5 जिले आएंगे। फिर जयपुर रेंज में भी 8 आएंगे, जोधपुर रेंज में भी 8 आएंगे। फिर कोटा रेंज के अंदर फिर वापस 5 आएंगे और उदयपुर रेंज के अंदर 7 आएंगे। ये आंकड़ा बहुत अच्छे से याद कर लेना। 8 वाले 2 जयपुर और जोधपुर रेंज है, 7 वाला 1 उदयपुर है, 4 वाला बीकानेर अकेला है जिसमें सबसे कम जिले आएंगे, 5 वाले 2 है भरतपुर और कोटा में 5-5 जिले हैं, 6 वाला 1 है अजमेर है। तो इस प्रकार के सारे सवाल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें अपन। देखिए सवाल है,
किस रेंज में कौन से पुलिस जिले जो है वो अधीन रहेंगे, इनमें से कौन सा सही है, ये जवाब दे दो, या इनमें से असत्य कथन बता दो। आप तो बस क्या बता दो, असत्य कथन बता दो। असत्य कथन कोई सा भी नहीं है इसमें। अजमेर रेंज के अंदर कितने जिले आएंगे, तो अजमेर रेंज के अंदर पता है आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 जिले इस रेंज के अंदर है। अजमेर जिले में रेंज में 6, बीकानेर में सबसे कम है 4, बीकानेर में सबसे कम है, ये ध्यान रखना। भरतपुर रेंज के अंदर भी 5 जिले आएंगे और कोटा रेंज में भी 5 जिले आएंगे, ये दोनों याद हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है, सत्य है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। किस रेंज में कौन से पुलिस जिले अधीन रहेंगे, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन है, तो इनमें से कोई सा भी असत्य कथन नहीं होगा। जयपुर रेंज में 8 जिले आएंगे, जोधपुर रेंज में भी 8 जिले आएंगे, कोटा रेंज में वापस 5 जिले आएंगे, तो इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है, याद रख लेना है। ठीक बात है सर। इसके बाद में किस रेंज में कौन से पुलिस जिले अधीन रहेंगे, इसमें भी आपको असत्य कथन बताना है। असत्य कथन है, असत्य कथन है, तो यहां ध्यान रखो, जयपुर रेंज में वापस 8 जिले, जोधपुर रेंज में 8 जिले, उदयपुर रेंज के अंदर 7 जिले आएंगे, इनमें से कोई सा भी असत्य कथन नहीं है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास आप मानोगे कि बहुत मेहनत करके इतना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। किस पुलिस रेंज में सर्वाधिक जिले शामिल हैं, सर्वाधिक जिले देखिए, अजमेर के अंदर 6 जिले शामिल हैं, बीकानेर के अंदर 4 जिले शामिल है, भरतपुर के अंदर 5 जिले शामिल है, भरतपुर के अलावा कोटा में भी 5 जिले शामिल हैं, जयपुर के अंदर 8 जिले हैं और जोधपुर के अंदर भी 8 जिले हैं। तो सर्वाधिक पुलिस जिले वाली रेंज जयपुर और कौन सी है, जोधपुर है। इसके बाद किस पुलिस रेंज में सबसे कम जिले हैं, सबसे कम जिले वाली रेंज जो है वो बीकानेर है। क्या है जी, बीकानेर पुलिस रेंज है, और इसमें सिर्फ कितने जिले हैं, 4 जिले जो है उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। राजस्थान में कुल कितनी पुलिस रेंज है, तो राजस्थान में अब जो बची हुई पुलिस रेंज है वो कितनी है, 7 है। 3 को किसको समाप्त कर दिया, तो यहाँ पर एक तो पाली को समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा पाली के अलावा जो है वो बांसवाड़ा रेंज जो है, बांसवाड़ा रेंज, बांसवाड़ा रेंज, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बांसवाड़ा रेंज के अलावा मेरे दोस्तों यहां ध्यान रखना है आप लोगों को, एक सीकर रेंज, जो सीकर संभाग बना था, संभाग की समाप्ति के साथ ही सीकर की रेंज का जो मामला था वो भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये 7 एकदम सही जवाब है, यहां पर ये 7 आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो सर, अगला सवाल है हमारे सामने, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन का शिलान्यास। समेकित क्षेत्रीय केंद्र किससे जुड़ा हुआ समेकित क्षेत्रीय केंद्र है, समेकित क्षेत्रीय केंद्र, समेकित क्षेत्रीय केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, इस क्षेत्रीय केंद्र को क्या कर दिया गया, उन्होंने यहां पर इसके भवन का शिलान्यास किया। क्या किया, भवन का शिलान्यास मान लीजिए, या शिलान्यास जो है इनके द्वारा अभी हाल ही में किया गया। ठीक है, ये कहां पर किया गया है, जयपुर के जामडोली में। कहां पर, जयपुर के अंदर, और जयपुर में क्या है साहब, जामडोली है। जयपुर के जामडोली में ये सारा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। स्वयं सीधा वहां परिसर है, उसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जो है वो राजस्थान के नहीं, केंद्र की हम लोग बात कर रहे हैं, और उनके द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए जो है इसको अस्थायी भवन में सेवाओं का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किया है। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है, कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है उनके द्वारा किया गया है, ऐसा ध्यान रखना है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव सवालों से पहले और भी बातचीत आपको समझा देते हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया अभी हाल ही में जयपुर के जामडोली के अंदर। देखिए, जो दिव्यांग जन है उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो सरकार प्रयास करी, उसमें केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा अभी हाल ही में जयपुर के जामडोली के अंदर उनके पुनर्वास के लिए एक सेंटर का शिलान्यास जो है वो किया गया है। तो जामडोली जयपुर इसका सही जवाब होगा। शिलान्यास किए गए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का उद्देश्य किसके सशक्तिकरण के लिए किया गया है, तो मैंने बता दिया आपको, दिव्यांग जन जो है, दिव्यांग जन जो है
उनके सशक्तिकरण के लिए ऐसा प्रयास जो है वो किया गया है। इसका राइट आंसर दिव्यांगजन है। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र का शिलान्यास किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है? शिक्षा मंत्रालय में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसके मंत्री जो हैं वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है उसके केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसा आपको समझ लेना है। ठीक बात है सर। अगला पॉइंट आपके सामने। अब हम लोग इन पॉइंट्स पर बातचीत कर चुके हैं। हर टॉपिक से जुड़े हुए मैंने कुछ ना कुछ आपको दो चार सवाल लिए हैं। अब लोग राजस्थान के हर क्लास के बाद रिवीजन के कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने लाते हैं। तो राजस्थान जीके का रिवीजन के पॉइंट के हिसाब से कुछ छोटे छोटे सवाल मैंने हालांकि डाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। 10 सवाल मैं रोज इस प्रकार के डालने वाला हूं आप लोगों के हर करंट अफेयर्स की ऑब्जेक्टिव क्लास में। और सब लोग सुन लीजिए, सूजस ई बुलेटिन की जो क्लास है आपकी, सूजस ई बुलेटिन, वो क्लास आप देखना ना भूलें। उसमें सारे कंसेप्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूं उस क्लास में। इस क्लास में सिर्फ मैं थोड़ा हिंट देकर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कराता हूं, ठीक है। तो उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरी जानकारी जो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है वो मिलेगी। इसमें मैं एक्स्ट्रा भी उसके अलावा कई बातें डालूंगा, तो ये क्लास भी ऑब्जेक्टिव सवालों के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। ये 10 सवाल मैंने बिगिनर्स के लिए डाले हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है वो भी बहुत अच्छे से धीरे धीरे करते आगे बढ़ सकते हैं। जेम्स कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, ये आपको पता होगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये राजपूत समुदाय से जुड़ा हुआ है। किससे? राजपूत समुदाय से जुड़ा हुआ है घूमर नृत्य, ऐसा आपको समझना है। प्रसिद्ध शहर उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसके बाद में राजस्थान के लोक संगीत मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र पर आधारित है? लोक संगीत जो हमारे हैं वो किस वाद्य यंत्र पर जो है वो जुड़े हुए हैं? लोक संगीत में हम लोग सबसे ज्यादा सितार का नहीं, बांसुरी का नहीं, तबले का नहीं, सारंगी का उपयोग करते हैं। उसमें किसका? सारंगी जो है ये हमारे लोक संगीत में मुख्यतः आती है। राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला शैली कौन सी है? तो यहाँ मिनिएचर पेंटिंग जो है वो राजस्थान की एक पारंपरिक चित्रकला है। मिनिएचर पेंटिंग आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा इसका। राजस्थान की भील जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य कौन से रूप में, नृत्य का रूप कौन सा है? भील जाति इनमें से कौन सा नृत्य करती है ज्यादातर? कालबेलिया नृत्य, ठीक है, या घूमर नृत्य, या चरी नृत्य, या डांडिया नृत्य? तो कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील लोग कालबेलिया नृत्य मुख्यतः करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर है, निम्न में से कौन राजस्थान में गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से महाराणा प्रताप, महाराजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, या सर थॉमस रो? तो ध्यान रखना, जयसिंह सेकंड जो थे, जयपुर के महाराजा जयसिंह सेकंड, जयपुर महाराजा जयसिंह सेकंड जो है, इन्होंने गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखता से जाना जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे रंगीन मेले के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। रंगीन मेला भी इसे कहा जाता है। राजस्थान में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक जो है वो अंगरखी है। क्या है? अंगरखी जो है वो राजस्थान की प्रमुख पारंपरिक पोशाक के अंदर शामिल किया गया है। कुर्ता पजामा नहीं, धोती कुर्ता नहीं, अंगरखा जो है या अंगरखी जो है इसको पुरुषों की, और अंगरखी जो है वो किसकी है? महिलाओं की। महिलाओं की और पुरुषों की अंगरखा और अंगरखी जो है ये प्रमुख रूप से पारंपरिक परिधानों के अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा ऐसा त्योहार है जो बुराइयों के प्रतीक के पुतलों को जलाने के साथ मनाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं रावण जिस दिन जलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? दशहरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दशहरा कहा जाता है। और एक त्योहार आप लोगों ने सुना होगा विजयदशमी। क्या है? विजयदशमी, जिसको लोग अपने हथियारों की पूजा करके मनाते हैं, उसी को हम लोग विजयदशमी के त्योहार के रूप में क्या करते हैं? मनाया जाता है। दशमी को मनाया जाता है ये त्योहार, और ये जो है वो बुराइयों को मिटाने का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन रावण दहन किया जाता है। तो आज की क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आप लोगों से चर्चा की है। मैंने उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है और आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार है, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं इस क्लास से, वो कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास जरूर करूंगा। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।